नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा में पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। ऑप्शन है आपका अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला के क्षेत्र में हुमायूं ने जो है कि हुमायूं सही विकल्प है। देखिए व्याख्या में कि चित्रकला के क्षेत्र में जो मुग़ल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुग़ल शैली चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफ़गानिस्तान में निवास काल में उसने मतलब कि हुमायूं ने मीर सैयद अली, ये दो नाम आप याद रखिएगा, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों, अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं इसने जो है कि प्राप्त की और जिनके द्वारा मुग़ल चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। मतलब कि ये दो नाम आप याद रखिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ये दो लोग जो हैं कि मुग़ल काल में चित्रकला में महारत थे। मुग़ल काल में हुमायूं ने जो है कि हुमायूं के दरबार में या हुमायूं के शासनकाल में जो है कि मुग़ल चित्रकला शैली का माना जाता है कि विकास हुआ था। अब देखिए अगला टॉपिक है कि मुग़लकालीन साहित्य से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सवाल बना है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रिस्कन ने, विलियम हॉकिंस ने, फिंच ने, विलियम जोन्स ने। तो इसका सही उत्तर यही ऑप्शन ए है। देखिए तुजुक ए बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी थी और उसे लिखा था अपनी भाषा में, मतलब अपनी जो उसकी मातृभाषा थी तुर्की में उसने लिखा था। इसका फारसी अनुवाद जो करवाया था उस संस्करण का नाम था बाबरनामा। मतलब कि तुजुक ए बाबरी का जो फारसी में अनुवाद हुआ तब वो क्या कहा जाने लगी, उसकी आत्मकथा बाबरनामा। और पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। मतलब कि बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किए थे पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने। और जबकि इसका जो तो पूछा है अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था, तो अंग्रेजी में अनुवाद इसका करवाया था जॉन लेडेन और रस्किन ने, विलियम रस्किन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है आपका रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। देखिए अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगली बार कि रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किस मुग़ल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और करने वाले लोग कौन थे? नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी। मतलब कि अनुवादक लोग कौन थे? अनुवादक जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किए वो लोग थे, उनका नाम है नकीब खां, बदायूनी और फैजी। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने जो है कि रामायण का, फैजी ने मतलब कि बदायूनी ने इसका तो किया ही था महाभारत का, इसके अतिरिक्त बदायूनी ने जो है कि रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो बदायूनी ने। और फैजी जो हैं, फैजी ने किया है लीलावती का जो है कि फारसी में अनुवाद फैजी ने किया है, लीलावती का। और उसके बाद अबुल फजल ने जो है कि ये कालिया दमन एक रचना थी, उसका जो है कि फारसी में अनुवाद किए हैं। तो इस सवाल से जो है कि हमको कई जानकारियाँ इकट्ठा हुई इस एक से कि महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज्मनामा था। और अनुवादक कौन थे? अनुवादक थे बदायूनी, नकीब खां और फैजी, जिनमें से फैजी जो है कि ये बदायूनी रामायण का भी फारसी में अनुवाद किए हैं और फैजी जो है कि लीलावती का किए हैं और अबुल फजल जो हैं वो कालिया दमन का किए हैं। और ये अकबर के आदेश से किए थे इसको। रज्मनामा में जो है कि महाभारत का जो अनुवाद किए हैं फारसी भाषा में अकबर के आदेश से।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अब देखिए वहाँ पे कर्ता, हमने वही बताया ना, अनुवादक, हम वहाँ पे बताया था आपसे ना कि बदायूनी और फैजी और नकीब खां, इन तीनों लोगों ने मिलकर के किया था। तो अब उसमें से देखिए किसका नाम दिया है, अबुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो यही विकल्प जो है कि सही हो जाएगा, अब्दुल कादिर। देखिए इसीलिए जो है कि पीवाईक्यू करने का बहुत महत्वपूर्ण अपना वो होता है, एक वो निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। देखिए आपको यहाँ से सवाल बन गया कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जबकि ये अकेले नहीं किए थे। अब अगली बार हो सकता है इनको विकल्प में ना देकर के कोई दूसरा नाम दे देगा, क्योंकि नकीब खां भी थे इनके साथ में और फैजी भी थे। ये प्रश्न देखिए आपका बना है, ये बना है आपका यूपी RO प्री 2016 में, शायद जो एग्ज़ाम रिजेक्ट हो गया था, कैंसिल हो गया था, उसमें बना है। और देखिए 2002 में क्या बना था सवाल कि महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक। तो अगर इससे जुड़ी जितनी जानकारी हमने बताया, अगर आप पढ़े रहे होंगे या जो भी विद्यार्थी उस समय दिए रहेंगे वो पढ़े रहे होंगे, तो आसानी से इस सवाल को जो है कि वो अटेम्प्ट कर पाते। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए उसी ऐप से रजमनामा से, देखिए महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा, किसने महाभारत के फारसी में अनुवाद कराया, अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर देखिए रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो आप लोगों को ये महाभारत इसमें जो है कि सही लगा के चले आना है। महाभारत देखिए एक ही टॉपिक से, देखिए ये री एग्ज़ाम में देखिए जस्ट एकदम देखिए ये वाला कैंसिल हो गया था, इसी के से आए, इसी में पूछे हुए सवाल को जो है कि थोड़ा सा बस बदल दिया और दे दिया कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का। तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, टॉपिक जो है वो मुग़ल काल के जो मिसलेनियस प्रश्न हैं वहाँ से हम लोग देखेंगे। मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है कि मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तीसरा है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। चौथा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। अब देखिए चारों कथन सही दिया है, चारों कथन गलत हैं, 1 2 3 सही है और डी दे रहा है कि 1 और 3 सही हैं। तो इसमें से आपका जो है कि 1 और 3 ही सही है, मतलब कि ऑप्शन डी आपका सही है और बाकी ये दोनों गलत है। मतलब मनसबदार का जो पद हुआ करता था ये आनुवंशिक नहीं था, ये आनुवंशिक नहीं था। और जो दीवान कार्यालय को जो वेतन दिया जाता था वो जो है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन, मनसबदारों को, मतलब कि ये कह रहे हैं कि दीवान कार्यालय के द्वारा वेतन दिया जाता था, जबकि उनको जो है कि दीवान कार्यालय से वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें बल्कि वेतन नकद वेतन अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। और मनसबदार जो है कि ये आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। तो अब आप लोग थोड़ा सा मनसबदार के बारे में जान लीजिए कि मनसबदार व्यवस्था आखिर क्या थी। ये अकबर के समय की व्यवस्था थी और यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। देखिए तो मनसब शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेणी अथवा पद, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ किया था। तो ये सारे जो तथ्य हम आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बार अब अगर इनसे बनेगा, मनसबदारी व्यवस्था से सवाल बनेगा, तो इन्हीं तथ्यों के इर्द गिर्द जो कि सवाल बन सकता है। तो एक बार पुनः हम रिपीट कर रहे हैं सारे तथ्य। देखिए मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद, और इसका अर्थ मनसबदार का जो अर्थ होता है उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है कि दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और अकबर जो है कि अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में जो है कि मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ करता है। अब इसके तहत वह जो है कि जात और सवार नामक जो है कि पद प्रदान करता है। देखिए यही ऑप्शन पहला है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो सही बात है, जात एवं सवार जो है कि पद प्रदान करता था। और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं, वो ये बताते हैं कि जात का जो पद था हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था। मतलब कि जिसके पास जितना हाथी और घोड़ा हुआ करते थे उस हिसाब से उसका जात का ओहदा हुआ करता था। और जो सवार था, सवार का पद केवल घुड़सवारी की संख्या को निश्चित करता था। तो ये तथ्य आप लोग याद रखिएगा कि जात का जो पद था वो हाथी और घोड़ा दोनों की संख्या को जो है कि दर्शाता था, और जो मतलब कि दोनों की संख्या या दोनों की हैसियत को लेकर के जात का पद दिया जाता था। और जो सवार का पद था वो केवल घुड़सवारों की संख्या को लेकर के जो है कि
देखा जाता था। मनसबदारों के जो है कि 3 वर्ग होते थे। तो यहाँ पे दिया है कि देखिए ऑप्शन तीसरा यही है, तीसरा कि मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। तो कौन 3 वर्ग होते थे? देखिए प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। पहले श्रेणी में वो लोग आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखा करते थे, और दूसरे श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और जो तीसरी श्रेणी के मनसबदार होते थे उनकी सवार संख्या जो है वो निर्धारित मनसब के आधे से कम होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मनसबदारों की जो 3 श्रेणी थी उसमें प्रथम श्रेणी में आपने देखा कि जो निर्धारित मनसब हुआ करता था और जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर उनके जो है कि सवार रखते थे, और दूसरे श्रेणी में आपने देखा कि जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब के आधा या आधे से अधिक हुआ करती थी, और तीसरी श्रेणी में जो थे उनकी सवार संख्या जो है कि निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। तो इस तरह से इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारियाँ थी जो हमने आप लोगों को बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सूचियों का मिलान कराने को दिया है। एक तरफ बादशाह और एक तरफ दीवान, मतलब किस बादशाह के कौन दीवान हुआ करते थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो इनके बादशाहों का जो है कि वो दिया है। तो इसमें देखिए अकबर के जो दीवान थे, अकबर के दीवान का नाम था आपका मुजफ्फर खान। क्या नाम था? अब आप देखिए मैच कराइए। अकबर के दीवान का नाम था मुजफ्फर खान, और जहांगीर के दीवान का नाम था गियास बेग एतमाद उद दौला। कौन? गियास बेग एतमाद उद दौला। और शाहजहां के जो दीवान थे, शाहजहां के दीवान का नाम था सादुल्ला खान। क्या था? सादुल्ला खान। तो बच रहे हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब के दीवान का नाम क्या हो जाएगा? असद खान। तो इस हिसाब से अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ए का 3, मतलब कि ए का 3, ए के आगे 3, और बी का हम लोगों ने मिलाया है बी का 1, और सी का 4, और डी का 2। तो देखा जाए मतलब कि 3142। हाँ, तो 3142 मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये सवाल आपका जो है कि ये सवाल पिछले भी चैप्टर में हमने कराते वक्त आपको बताया था। यहाँ पे देखिए युद्ध दे दिया है और युद्धों का जो है कि ऑर्डर लगाने को दिया है। ये सवाल आपका पूछा गया था RO ARO मेंस के 2017 में। कब पूछा गया था? RO ARO। बस 1-2 युद्ध हल्का सा ऑर्डर चेंज कर दिया था। अब देखिए ये कब है? ये मेंस 2016, मतलब जो 2020 में परीक्षा होती है रद्द होने के बाद 2016 की, उसके मुख्य परीक्षा में ये पूछा गया है। और यही सवाल, बस एक युद्ध उसमें बदल दिया गया था, वो आपका पूछा गया था RO ARO मुख्य परीक्षा 2017 में। तो देखिए PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है। तो हम चलिए देखते हैं। देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 17 मई 1540 को। तारीख के साथ याद रखिएगा, क्योंकि हम PYQ हल कर रहे थे APS का। अभी जो हाल फिलहाल में इसी साल हुआ था, 7 जनवरी को पेपर हुआ था। तो उसमें जो है कि एक युद्ध दिया था, शायद खानवा का ही युद्ध था। हाँ, खानवा का युद्ध था। उसमें तारीख के साथ पूछ लिया था, बस ऐसे ही कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, और उसमें जो डेट दी हुई थी खानवा के युद्ध का जो है कि 1527 में तो हुआ है, लेकिन उसमें तारीख के साथ दे दिया था। तो इसके देखिए आप लोग याद रखिएगा, जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध आपका हुआ है 17 मई को। कब? 17 मई, 17 मई 17 मई को हुआ है, और ये हुआ है आपका 1540 में। अभी देखिए हम लोग ऑर्डर भी मिलाएंगे कैसे कौन हो रहा है। फिर चौसा का जो युद्ध हुआ है, ये आपका हुआ है 26 जून को। कब हुआ है? 26 जून को चौसा का युद्ध हुआ है, और ये हुआ है 1539 में। अभी हम ये भी बताएंगे किसके मध्य हुआ है। देखिए तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ है 1565 में। कब हुआ है? 1565 1600 हम गलती से लिख रहे थे, तो 1565 में। और ये भी जो है कि 26 जनवरी को ही हुआ था। ये 26 जनवरी को। और खानवा का जो युद्ध हुआ है,
खानवा का युद्ध हुआ है 1527, इसी का पूछा था। खानवा का युद्ध 1527 और ये हुआ था 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को, 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527। अब देखिए किसके किसके बीच कौन सा युद्ध हुआ था, फिर हम ऑर्डर मिलाते हैं। तो जो इनका है वो पूछा है, क्रोनोलॉजी पूछा तो वो आसानी से मैच हो जाएगा। देखिए कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और जो चौसा का युद्ध हुआ था ये भी जो है कि चौसा का युद्ध भी जो है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के ही मध्य हुआ था। ये 1540 में और ये 1539 में। ये भी जो है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के ही मध्य हुआ था। और जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था यह विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत के मध्य हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत के मध्य हुआ था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था यह बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। किसके? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो अब इस हिसाब से अगर हम मैच कराएंगे तिथियों के हिसाब से तो आपका देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? 1527। कौन सा होगा? 1527। 1527 में हुआ था, मतलब खानवा का युद्ध, मतलब कि आपका चौथा सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखेंगे तो आपका 1527 के बाद आपका आ जाएगा 1539, मतलब चौसा का युद्ध ये आ जाएगा। चौथा के बाद दूसरा, देखिए मिलाते हैं, चौथा के बाद दूसरा, फिर उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। देखिए 1500 कन्नौज का युद्ध, दूसरे के बाद पहला, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद तब आपका जो है कि सबसे लास्ट में तालीकोटा का युद्ध 1565। तो चौथे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद तीसरा, चौथा दूसरा पहला तीसरा। तो आइए मिलाते हैं, देखें चौथा दूसरा पहला तीसरा। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है आपका कि दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन में है दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, लाहौर। दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में। देखिए दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब को जो है कि औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया और औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। और 1659 ईस्वी में दारा का सिर काट दिया गया। और इटालियन इतिहासकार निकोलो मनुची अपनी पुस्तक हिस्टोरिया दा मोगोर में लिखते हैं कि दारा का सिर जो है कि ताजमहल आगरा में, जहाँ है ताजमहल, और आगरा में दफनाया गया, और जबकि उसका धड़ जो है हुमायूं के मकबरा दिल्ली में दफनाया गया। और दारा की जो कब्र है वो हुमायूं के कब्र के बगल में ही है, हुमायूं के मकबरे में बनी है। कहाँ बनी है दारा की कब्र? हुमायूं के मकबरे में बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित। देखिए क्रोनोलॉजी वाले बहुत सवाल हैं। अब इसमें मुस्लिम शासकों का वो दिया है क्रम, तो इसमें आपके सबसे पहले आपका हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के समय ये रहते हैं। और जहांगीर का शासनकाल है आपका 1605 से आपका 1627 तक। कहाँ तक? 1627 तक। और मोहम्मद शाह का शासनकाल है, एक सेकंड, मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो है 1719 से 1748 तक। और जबकि अहमद शाह अब्दाली का जो शासनकाल है, अहमद शाह अब्दाली ये इसका जो है कि ये पानीपत की लड़ाई करता है भारत में, और 14 जनवरी 1761 को, और ये अफ़गान दल का नेता था। तो इसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमारा, देखिए सबसे पहले जहांगीर आएंगे, और इनका बहादुर शाह का हमने बताया ही कि 1857 की क्रांति के समय रहते हैं। तो सबसे पहले जहांगीर। तो देखते हैं ऑप्शन में तीसरा विकल्प कहाँ से है। देखिए तीसरा विकल्प, तीसरे की शुरुआत जो है कि केवल सी से होती है, तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जहांगीर के बाद आपका मोहम्मद शाह, क्योंकि इनका 1719 से लेकर के 1748 तक शासनकाल है। 1719 से 1748 मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह रंगीला भी ने कहा जाता है। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, आपने देखा कि 1761 में ये आता है।
पानीपत की तीसरी लड़ाई करता है 1761 और इनका जो है कि 1857। तो ये सबसे लास्ट में होंगे। देखिए चौथा सबसे लास्ट में है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पूछा गया था आपका 2002 में। देखिए इस तरह के सवाल रिपीट करने के चांस है, 1-2 शासकों का बस नाम बदल देगा। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार जो है कि व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्रोनोलॉजी के एक भरे भरे एकदम सवाल हैं। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। ये भी जो है कि आपने इससे संबंधित बहुत सारे युद्धों को आपने जो है कि मिलाया है। तो देखिए जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में होता है और चौसा का युद्ध आपने अभी देखा ऊपर ही 1539 में। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी का युद्ध हुआ है आपका 1528 में। तो इस यहाँ पे आपने देखा कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों जो है कि मोहम्मद हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और जो चंदेरी का युद्ध है, ये चंदेरी का युद्ध जो है कि बाबर लड़ता है शेष राजपूतों से। मतलब जो जिनको वो परास्त कर चुका था, उनके अलावा जो शेष राजपूत बचे थे उनसे वो लड़ता है। और इसमें राजपूतों का जो नेतृत्व करते हैं वो मेदिनी राय करते हैं। कौन? मेदिनी राय। और यह युद्ध होता है 1528 में। और तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में होता है। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 ईस्वी में। तो इस हिसाब से जब हम मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन जो है कि बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी जो है कि सही होगा। इसमें दिया सबसे पहले दूसरा, तो दूसरा हम लोग देखेंगे कौन है दूसरा देखिए चंदेरी का युद्ध, क्योंकि ये 1528 में ही हो गया है। फिर उसके बाद है चौसा का युद्ध 1539 में। फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में। फिर तालीकोटा का युद्ध आपका जो है कि इसमें इसके हिसाब से सबसे अंत में होता है 1565 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। देखिए ये अहिल्याबाई महिला शासिकाओं के नाम दिया है या उनकी रानियों का, फेमस कोई राजा रहा होगा उस समय, उनकी रानी का। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो देखिए जो पद्मिनी का संबंध है ये जो राणा रतल रहते हैं जिनसे अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करता है, उनकी ये धर्मपत्नी रहती हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत की घटना है। तो इसके आप पकड़ पाएंगे कि ये, और ये जो आपके ताराबाई हैं ये मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। तो वहाँ से आप पकड़ पाएंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन 3 मतलब इसमें से सबसे पुराना जो है कि या सबसे पहले की अगर किसी का संबंध है सबसे पहले की घटना से या सबसे पहले के समय से, तो पद्मिनी का। तो ऑप्शन 3 देखेंगे आप, मतलब तीसरा जो दिया है वो 2 ही विकल्प में दिया है, बी और सी में। तो इस तरह से आप आराम से इसको पहले को और दूसरे को जो है कि कट कर सकेंगे। अभी इन 2 में आप समझ सकते हैं। अब देखिए पद्मिनी के बाद आपको देखना होगा कि दूसरा कौन है, दुर्गावती। तो और दुर्गावती हैं या फिर ताराबाई, तो इन्हीं में आपको जो है कि पहचानना है। तो पद्मिनी हमने आपको बताया कि राणा रतन सिंह की पत्नी रहती हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर जब आक्रमण करता है तो उस दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण ये जो महारानी पद्मिनी रहती हैं ये जो है कि जौहर कर लेती हैं। तो इसको आपने देखा कि ये दिल्ली सल्तनत के समय की घटना है। फिर उसके बाद आप हम लोगों को देखना है कि चौथा है या दूसरा है, मतलब दुर्गावती जी हैं उसके बाद या ताराबाई। तो दुर्गावती के बारे में जानिए कि दुर्गावती देखिए गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थीं। कहाँ की? गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थीं। और अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप जो है कि ये शत्रुओं से अपने घिर जाती हैं। घिर जाने के बाद इन्होंने जो है कि आत्महत्या कर लिया। तो ये आप देखेंगे तो दुर्गावती वाली जो घटना है ये अकबर के समय की हो गई। कब? अकबर के समय की। एक सेकंड, देखा आपने, ये अकबर के समय की घटना हो गई। फिर अब देखते हैं हम ताराबाई जो है ये मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। और राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। तो मराठा जब भी आप देखेंगे कि मराठा में जो राजा राम शासक हैं उनका कहीं न कहीं अकबर के बाद ही उनका जो है कि समय आता है। कहाँ? अकबर के बाद ही। तो आप देखेंगे पद्मिनी के बाद आप दुर्गावती पे जाएंगे, दुर्गावती के बाद तब जो है कि ताराबाई आएंगे, तब जाकर के अहिल्याबाई। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अहिल्याबाई के बारे में जान जाइए कि अहिल्याबाई कौन है। अहिल्याबाई जो है कि मराठों के होलकर वंश की शासिका थी, और होलकर वंश जो कहाँ पे शासन करता था, इंदौर में। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन बी आपका सही हो गया। पद्मिनी के बाद ये, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, और दुर्गावती अकबर के समय की ये शासन, इनका संबंध अकबर के समय से, और ताराबाई ये मराठों के समय से, और अहिल्याबाई का आपने देखा कि ये जो है कि इंदौर की वो है, होलकर वंश की शासिका है। तो इस तरह से आपका तीसरे के बाद दूसरे के बाद चौथे के बाद पहला सही हो जाएगा। ये बात काफ़ी कठिनतम सवालों में हो जाएगा। देखिए 2000 ये कब का पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका 2001 के समय। तो ये इसको तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावना है कि रिपीट कर सकता है। अगर एग्जामिनर की नज़र गई तो ज़रूर यहाँ से सवाल बना देगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक तरफ जो है कि विदेशी यात्रियों का नाम दिया है, दूसरी तरफ इनके आने का वर्ष। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची और राल्फ फिच। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जब अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने आते हैं तो व्यापार की कुछ रियायत के उद्देश्य से वो लोग जो है कि जहांगीर के दरबार में अपने 2 प्रतिनिधि भेजते हैं। सबसे पहले हॉकिंस को भेजते हैं, फिर टॉमस रो को। तो हॉकिंस जो जाते हैं उनके दरबार में, ये 1608 ईस्वी के जो है कि इर्द गिर्द जाते हैं हॉकिंस। तो आप इस हिसाब से पता चल जाएगा कि ए का मिलान 2 से होगा। और टॉमस रो जो है ये भी जहांगीर के ही समय जाते हैं। ये जाते हैं 1605 से लेकर के 1619 ईस्वी के बीच भारत ये रहते हैं, लेकिन 1615 से 1619 के बीच भारत में रहते हैं ये टॉमस रो। और टॉमस रहता है, फिर उसके बाद ये जहांगीर के दरबार में 1615 में ही जाता है। तो जहांगीर जब हॉकिंस जहांगीर से मिलता है तो इसको जो है कि जहांगीर को जो भाषा आती थी फ़ारसी, उस भाषा में जो है कि इनसे बात करता है। तो जहांगीर काफ़ी प्रभावित होता है हॉकिंस से। तो उसको जो उपाधि देता है वो देता है अंग्रेज़ी खान की उपाधि। किसकी उपाधि देता है? अंग्रेज़ी खान की उपाधि देता है। और हॉकिंस ने जो है ये 1609 ईस्वी में जो है किससे मिला था, और टॉमस रो जो है कि 1615 ईस्वी में। और ये जो मनुची देख लीजिए, मनुची जो है ये इतालवी लेखक था मनुची, और मुग़ल दरबार में जो है कि ये काम करता था। मनुची इतालवी लेखक था और मुग़ल दरबार में काम करता था। जो राल्फ फिच है ये अकबर के दरबार में जो है कि जाने वाला पहला अंग्रेज़ था। राल्फ फिच अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज़ था। जबकि अब हम देखेंगे कि इसका किस समय तो हॉकिंस का देख लिया आप लोगों ने 1608 से 1611 हो जाएगा। और टॉमस रो का जो है कि 1615 से, देखिए इन दोनों के आधार पर मैच कर पाता है या नहीं। टॉमस रो जो है 1615 से जो है कि 1619। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1। यहाँ पे देखिए बी और डी दोनों के बीच में जो है कि अभी कंपटीशन है कि इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मनुची जो है ये 1653 ईस्वी से लेकर के 1708 ईस्वी में, जो कि इतालवी लेखक था। यह 1653 ईस्वी से 1653 ईस्वी से लेकर के 1708 ईस्वी के बीच ये भारत में रहा था। तो देखते हैं कि मनुची का 1653 से 1708, तो इसका सी का हो जाएगा 4, सी का 4। देखें सी का 4 मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राल्फ फिच जो है ये 1500 इसमें दिया है 1585। हाँ, तो 1585 से लेकर के 1586 के बीच में। लेकिन ये अगर मूलतः देखेंगे तो एकदम सही जो ये भारत में इसके आने का समय है वो है 1583। कब है? 1583 से लेकर के 1586 के बीच में ये भारत रहता है। लेकिन निकटतम विकल्प की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस तरह से इसका मिलान देखिए हम एक बार करते रहे। यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। हॉकिंस का हो जाएगा 1608 से लेकर के 1611, टॉमस का 1615 से 1619, मनुची का हो जाएगा 1653 से 1708, और राल्फ फिच का हो जाएगा ये 1585 दिया लेकिन एकदम सही 83 है, तो इसको ये मानिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सूचियाँ दिया है और मैच कराने को दिया है। सूचियाँ दिया है और मैच कराने को दिया है। तो बाबर का इसमें देखेंगे हम, बाबर का जो संबंध है, बाबर का संबंध है इसमें जामा मस्जिद संभल। बाबर का संबंध है जामा मस्जिद संभल, मतलब ऑप्शन 1 से ही ए का 1 से। और हुमायूं का जो संबंध है वो दीन पनाह, हुमायूं दीन पनाह।
और अकबर का जो संबंध है वो है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल, और जहांगीर का एतमादुद्दौला का मकबरा। तो इस तरह से A 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान जो होगा देखिए 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हाँ ये सेशन का आखिरी सवाल भी है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मुग़ल काल में राजा बनाने वाले थे। ऑप्शन दिया हुसैन अली, अब्दुल्ला, नासिर खान, जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, और मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, मतलब हुसैन अली और अब्दुल्ला, इन्हें अब्दुल्ला बंधु भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि मुग़ल काल के समय ये किंग मेकर हुआ करते थे, मतलब कि ये राजा बनाने, इनको कहा जाता था कि ये जिनके साथ हो जाते थे उसका राजा बनना जो है कि एकदम तय हो जाता था। देखिए उत्तर मुग़ल कालीन राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ था जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभा रहे थे। तो यही दोनों बंधु थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला। ये जो है कि सम्राट निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है उत्तर मुग़ल काल में। ये 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक मुग़ल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली शासक थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे और ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर को सिंहासन पर बैठाया था। कब? 1713 ईस्वी में ये लोग जो है कि फर्रुख सियर को सिंहासन पर बैठाए थे। फर्रुख सियर को 1713 ईस्वी में इन्होंने सिंहासन पर बैठाया था और 1719 ईस्वी में इन्होंने जो है कि इसे सिंहासन से हटा भी दिया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट जो है कि बनते हैं, जो इन्हीं के जो है कि प्रसाद पर्यंत रहते हैं। रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह, जो है कि इन्हीं के सेवा से, या कहिए कि इन्हीं की कृपा से वो लोग जो है कि बन पाते हैं। और तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है कि सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। ये जो नासिर खान और कौन बंधु, हाँ हुसैन अली और अब्दुल्ला बंधु जो हैं, इनका जो है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में पतन हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि जो उत्तर मुग़ल काल में जो किंग मेकर की भूमिका में रहा करते थे बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला, इनका जो है कि किस उत्तर मुग़ल कालीन शासक के समय में जो है कि पतन होता है। तो मोहम्मद शाह के समय में। किसके? मोहम्मद शाह के समय में जो है कि इनका पतन हो जाता है। तो इस तरह से आज इतने सवाल थे। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।